अब आवाज आ रही है क्लास? मैं तो ले जा रही हूँ। के पास डी हो जा रही है, पर वो लाइट नहीं जलती क्या तरीके नहीं ऐसे गर्म होता है, ऐसे गर्म ऐसे मैं आपको पानी क्यों गर्म। हाँ जी, मिस वहाँ से पूछें ग्रीन टी होगी तो वो दे डाल दें। हाँ जी क्लास, अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अब ओके, अब मैंने अपने मोबाइल में अटैच किया है क्योंकि सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है। चलें ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्लाइड्स चेंज देखें आपको होती हुई नज़र आ रही है? कैन यू सी स्लाइड चेंजेस और नॉट? स्लाइड अभी मैंने चेंज किया, वो नज़र आई है आपको? स्लाइड चेंज का मैसेज भी मुझे बता दें प्लीज़। हेलो हेलो, स्लाइड चेंजेस का मैसेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च की हम लोग बात कर रहे हैं। कहता है फॉर्म ऑफ सोशल इंक्वायरी दैट फोकसेस ऑन द वे people interrupt and make sense of their experience and world in which they live। ठीक है, इसमें वो कहता है कि मतलब हम मैंने कि जैसे आपको पहले भी बताया है कि जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, द सॉर्ट ऑफ रिसर्च जिसमें हम लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की स्टडी करते हैं, यानी कि लोग एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए जिस किस्म के एक्सपीरियंसेस करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट कह लें कि उससे डिफरेंट चीज़ों को वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उससे रिलेटेड जो है वो नतीजा निकालते हैं, तो उसको हम क्वालिटेटिव कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। बेसिकली हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये एक लाइक अ सोशल इंक्वायरी है। ठीक है, मतलब हम चीज़ों को जानते हैं। वैसे तो ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रखता है। ठीक है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस नेचर क्या है कि हम लोग चीज़ों को इन डेप्थ जाते हैं और उनका लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर कोई चीज़ इस तरह से हो रही है तो उसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, बैकग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो अगर इस किस्म का एक्सपीरियंस हम लोग करना शुरू कर दें, या इस किस्म के एक्सपीरियंस के थ्रू हम किसी किस्म की कोई रिसर्च कंडक्ट करना शुरू कर दें, तो वो क्या होती है, वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। तो वो यही कह रहा है, फॉर्म ऑफ सोशल इंक्वायरी दैट फोकसेस ऑन द वे people interrupt and make a sense of their experience and the world in which they live। यानी कि लोग जो है वो उस तरह से एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं जिसमें, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्टडी करते हैं जिसमें वो एक्चुअली रह रहे होते हैं। अब जैसे कि हमने क्वांटिटेटिव की लास्ट टाइम लेक्चर में बात की थी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो हमेशा नंबर्स में बात की जाती है, हम उसको डिजिट्स में कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं। तो क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस जो है वो क्या होता है, मेन कहता है एम इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। एम इसका जो होता है वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है। रिसर्चर में ओनली नो रफली इन एडवांस व्हाट ही और शी इज लुकिंग फॉर। ठीक है, इसमें रिसर्चर सिर्फ रफली देखता है कि वो क्या चीज़ देखना चाह रहा है, क्या चीज़ नहीं देखना चाह रहा। द डिज़ाइन इमर्जेस एज द स्टडी अनफोल्ड। ठीक है, डिज़ाइन हम उस तरह से लगाते हैं कि स्टडी हमारी अनफोल्ड होती जाती है, यानी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। डाटा इज इन ए फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर और ऑब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स थैंक यू अपन सब्जेक्ट्स। ठीक है, डाटा जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है, पिक्चर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इंडिविजुअल्स होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। क्वालिटेटिव डाटा इज मोर रिच, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, एंड नॉट जनरलाइजेबल। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो ज़्यादा रिच होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन जनरलाइजेबल नहीं होता। हम क्यों कहते हैं कि जो हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है वो इतनी जनरलाइजेबिलिटी नहीं रखती। क्वांटिटेटिव स्टडी का इतना ज़्यादा जनरलाइजेबिलिटी ना रखने की रीज़न यही होती है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसका सैम्पल साइज हम छोटा लेते हैं। ठीक है, वो स्टडी जो होती है वो एक शॉर्ट फ्रेमवर्क के ऊपर कंडक्ट की जा रही होती है, एक शॉर्ट बैकग्राउंड जो होता है ना उसका वो होता है, सैम्पल साइज हमारे पास छोटा होता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी हमारी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है, और हमारा स्टडी सैम्पल भी जो होता है, क्योंकि हर बंदा हर तरह का लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता है। एवरी ह्यूमन नेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, माइट बी मतलब आप अगर एक चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो आपकी कोलीग नहीं करना चाह रही, आपकी सिस्टर नहीं करना चाह रही, मतलब हर बंदा जो है वो नेचर वाइज डिफरेंट है। सो ये एक रिच इन सोर्स भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जनरलाइजेबिलिटी भी इसकी लो होती है। रिसर्चर टेंड्स टू बिकम सब्जेक्टिवली इमर्स्ड इन द सब्जेक्ट मैटर।
और रिसर्चर जो होता है वो सब्जेक्टिवली इमर्स्ड होता है इन सब्जेक्ट मैटर, यानी कि वो खुद भी उसका पार्ट होता है, उस स्टडी का पार्ट होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जिसमें वो रह रहा होता है, जिसमें वो फॉल कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मीन वाइल दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो वो देखें वो कहता है कि सेकंड फेज में वो ये कहता है कि उसमें हम फीचर्स काउंट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल हम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। रिसर्चर नो क्लियरली इन एडवांस व्हाट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर, ठीक है, और रिसर्चर को भी पता होता है कि वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, आगे उसका क्या विजन है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिजाइंड बिफोर डाटा इज कलेक्टेड, और डाटा के कलेक्ट होने से पहले सारा का सारा स्टडी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। डाटा जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होता है। ऑब्जेक्टिव में कहता है सीक्स मेजरमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ द टारगेट कॉन्सेप्ट्स। ऑब्जेक्टिव में हम जो है वो मेजरमेंट एनालिसिस करते हैं, टारगेट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो मोर एफिशिएंट होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाता है। रिसर्चर जो होता है वो हमेशा उस स्टडी का पार्ट नहीं होता, उससे सेपरेट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि रिसर्चर जो है वो स्टडी का पार्ट है, मतलब क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर तो रिसर्चर खुद भी जो है वो उस स्टडी का हिस्सा बना हुआ होता है, क्योंकि वो एक्टिवली उसके अंदर खुद इन्वॉल्व होता है। लेकिन क्वांटिटेटिव में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव में हम क्या कर रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं। मेन टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च अगर देखें तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको पढ़ाई है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल है केस स्टडी। नाम से ही जाहिर है कि एक केस है और उसके ऊपर हम पूरी एक स्टडी बनाते हैं। तो केस स्टडी कहता है अटेम्प्ट्स टू शेड लाइट ऑन ए फिनोमेना by studying in depth a single case, for example of the phenomena. The case can be an individual person or an event group or an institution, ठीक है। वो केस कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। हम कुछ भी वो हो सकता है, यानी कि आप ये कह लें कि कोई इवेंट हो गया, ग्रुप हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया। केस मतलब हम किसी भी चीज़ को ले लेते हैं केस, यानी कि कोई डिजीज ही है हमारे पास तो वो केस है। केस कैन बी एनीथिंग, वो कोई भी बात, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास ग्राउंडेड थ्योरी। कहता है थियरी इज डिवेलप्ड इंडक्टिवली फ्रॉम ए कॉर्पस ऑफ द डाटा एक्वायर्ड बाय ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, ठीक है। थ्योरी वो कहता है हमेशा डेवलप की जाती है इंडक्टिवली, मतलब कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। सबसे पहले तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये कॉन्सेप्ट बताया है, आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच। मुझे आप ज़रा सब लोग ये मैसेज करें, जितने भी क्लास मेंबर इस टाइम प्रेजेंट है, मैं देखूँ कि आप लोगों की ये अप्रोच कितनी बनी है। मैसेज करके मुझे मैसेज में बताएं कि व्हाट इज़ इंडक्टिव अप्रोच एंड व्हाट इज़ डिडक्टिव अप्रोच।
जल्दी करें क्लास, मैंने आपसे कुछ पूछा है और मैं आप लोगों से ही पूछ रही हूँ। मुझे इसका आंसर करें कि डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच विद एग्जाम्पल मुझे दें, अपनी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल दें मुझे, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि जो मैंने बता दिया बस वो, नर्सिंग से रिलेटेड मुझे कोई अपनी एग्जाम्पल दे। यू आर अ रिसर्चर, यू आर इन नर्सिंग रिसर्च क्लास। हाँ जी क्लास, सहर ने मैसेज किया है हमें, इज अ डिडक्टिव एंड कंटेन सेल्स, ह्यूमंस आर ऑर्गेनिज्म। शाबाश। इंडक्टिव इज फ्रॉम, शाबाश, सहर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। सहर वेरी गुड। जूलियस बेटा, मैंने कहा था कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से मुझे एग्जाम्पल निकाल के दिखा बताएं। नाउ यू आर नॉट अ डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स, यू आर अ स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट। आप स्पेशलाइज्ड का मतलब है कि यू आर अ स्पेशल स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और आपने वो स्पेशल एग्जाम्पल निकाल के देनी है जो आपकी डेली लाइफ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और सादिया ने एज यूजुअल, सादिया दिस इज नॉट अ राइट आंसर। सहर ने बहुत अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, शाबाश बच्चे सहर, ठीक है।
उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो शहर की अटेंडेंस मार्क करूँगी जस्ट बिकॉज शहर ने बहुत अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और किसी ने इतना कोई ख़ास आंसर नहीं किया, जहमत नहीं की किसी ने कि हम थोड़ा सा अपना दिमाग पे जोर डाल लें या उसको थोड़ी तकलीफ दे लें। सिर्फ शहर की अटेंडेंस जो है वो मार्क होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपके पास grounded theory। कहते हैं theory is developed inductively from a corpus of the data acquired by a participant observer। ठीक है, ये हमें भी पता है कि grounded theory में हमेशा जो है वो हम थेरी डिवेलप की जाती है इंडक्टिवली, यानी कि ऑलरेडी कोई चीज़ हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो होती है और उसकी अंडर सुपरविजन हम जो है वो एक नई चीज़ बनाते हैं। थेरी इज डिवेलप्ड इंडक्टिवली फ्रॉम द कॉर्पस ऑफ द डेटा। ठीक है, कॉर्पस ऑफ डेटा यानी कि ज़्यादा सारा डेटा जो होता है उससे हम हासिल कर लेते हैं और पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। आगे आ जाता है फिनोमेनोलॉजी। कहते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस एज दे प्रेजेंट themselves to consciousness without resource to theory, deduction or assumptions from other discipline। ठीक है, फिनोमेनोलॉजी क्या है कि हम डिफरेंट फिनोमेनास को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस की सूरत में थेरी को देखते हैं, डिडक्टिव अप्रोच को देखते हैं, अजम्पशंस को देखते हैं और अदर फील्ड ऑफ डिसिप्लिन्स के फिनोमेनास को भी हम अंडर कंसिडरेशन रखते हैं और हम इस पे बात करते हैं। आगे आ जाता है आपका एथनोग्राफी। एथनोग्राफी कहता है सोशियोलॉजी की बेसिकली एक ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट कल्चर्स बेस्ड स्टडी करते हैं। तो फोकस ऑन सोशियोलॉजी ऑफ मीनिंग दो क्लोज फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशियो कल्चरल फिनोमेना। ठीक है, मतलब डिफरेंट एथनिक ग्रुप जैसे पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, बलोची है, पठान है, तो डिफरेंट तरह के जो जो ये आपके ग्रुप्स हैं, एथनोग्राफिक ग्रुप्स हैं, इनसे रिलेटेड जो आपकी स्टडी होती है वो एथनोग्राफी कहलाती है। ठीक है, टिपिकली एथनोग्राफर जो है वो फोकस करते हैं ऑन कम्युनिटी, कम्युनिटी पे फोकस करते हैं। आगे आ जाता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल कहता है सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ डाटा related to past occurrence in order to test hypotheses concerning cause, effects or trends of these events that may help to explain present events and anticipate future events। ठीक है, हिस्टोरिकल में क्या आ जाता है कि सिस्टमैटिक कलेक्शन आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाती है एवेल्युएशन ऑफ डाटा की रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि हिस्ट्री में हम लोग चीज़ों को जाके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री जो है वो इससे लिंक्ड होके क्या बात बताती है, हिस्ट्री इससे लिंक होके कौन सी नई चीज़, कौन सी नई बात जो है वो बताती है, वो हिस्टोरिकल के अंदर आ जाता है। आगे आ जाता है मेन टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, कलेक्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, मेन टाइप्स जो क्वालिटेटिव डाटा की हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं और एनालिसिस कहते हैं। Those who are not familiar with qualitative methodology may be surprised by the sheer volume of data and the detailed level of the analysis that results even when research is confined to a small number of subjects। ठीक है, कहता है कि वो लोग जो कि क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी से फेमिलियर नहीं होते वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं इतना ज़्यादा डेटा देखने के बाद और डिटेल लेवल का एनालिसिस देखने के बाद। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्वालिटेटिव के अंदर रियल लाइफ एक्सपीरियंस की स्टडी करनी होती है। हम इन डेप्थ जाके लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं, इन डेप्थ जाके हम लोगों से बात करते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं। ठीक है, वो जो भी हमें डाटा वो देते हैं उस डेटा को हम क्या करते हैं, उस डेटा को आगे जो है वो कंपाइल करते हैं, उसके इसको एनालाइज करते हैं चीज़ों को। सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आपके पास आ जाता है देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। 3 मेन मेथड है बेसिकली आपकी डाटा कलेक्शन के। नंबर 1 है इंटरेक्टिंग या इंटरव्यूइंग। ठीक है, इंटरव्यू करना कैसे, मतलब हमने जब डाटा कलेक्ट करना है तो हम किसी से बात करके ही करेंगे ना, किसी से कोई इंटरेक्ट करके करेंगे। तो वो जो इंटरेक्शन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू होगी। पीपल आस्क टू वर्बली डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमेना। ठीक है, मतलब लोग एक दूसरे से फिनोमेना के बारे में पूछेंगे कि मतलब आपका इस बीमारी के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा, आपका इस बीमारी के बारे में क्या एक्सपीरियंस, यानी कि उनके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उनकी स्टडी को बेसिकली हम जो है वो इसके अंदर लेके आते हैं इस टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर। सो हमसे उनसे इंटरव्यू भी जो होंगे वो ओपन एंडेड होंगे। ठीक है, हम उनसे डिटेल्ड इंटरव्यू करेंगे, ये नहीं कि बस यस नो में हमने जवाब देना एंड दैट्स इट, ऐसे नहीं होता।
आगे आ जाता है रिटन डिस्क्रिप्शन बाय पार्टिसिपेंट्स। पीपल आस्क्ड टू राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमेना। समटाइम हम उनको ये भी कहते हैं कि आपने जो महसूस किया, ठीक है, या आपको जो बेहतर लगा, या आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद जिस तरह से पाया, आप उसको अपनी ही फॉर्म में, अपनी लैंग्वेज में हमें डिस्क्राइब करके बता दें। समटाइम हम उनसे रिटन भी लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्बल एंड द नॉन वर्बल बिहेवियर। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उनसे पूछ लेते हैं कि अगर आपने देखा तो किस लेवल पे देखा। ठीक है, आपने सिर्फ देखा या उसके बारे में कोई कमेंट भी किया, वर्बली भी कुछ आपने किया। Analysis begins when the data is first collected and is used to guide decision related to further data collection। ठीक है, एनालिसिस उस वक्त स्टार्ट होता है जब आप क्या करते हो, जब आप फर्स्टली डाटा को कलेक्ट करते हो और डिसीजन मेकिंग की तरफ मूव करते हो। ठीक है, तब से ही आपकी डाटा कलेक्शन शुरू हो जाती है। कहता है इन कम्युनिकेटिंग और गैदरिंग द डाटा द रिसर्चर मस्ट टेक द प्रोसेस ऑफ द स्टडी accessible and write a descriptive so tacit knowledge may best be communicated though the use of the rich thick description। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि रिच थिक डिस्क्रिप्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन और गैदरिंग ऑफ डाटा जो है वो रिसर्चर के एंड पे हो और उसको असेसिबल हो। आगे देखें, कहता है क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है, एक फनल शेप्ड अप्रोच के अंदर होती है। फनल शेप्ड अप्रोच के अंदर क्या है कि जर्नल रिसर्च क्वेश्चन आ गए हमारे पास। ठीक है, जनरल रिसर्च क्वेश्चन से मुराद क्या आ जाता है आपका, जनरल रिसर्च क्वेश्चन से आपका मुराद आ जाता है कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि धूप ना सेकने से, ठीक है, धूप में ना बैठने से ज़्यादातर आर्थराइटिस के लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है। फिर हम उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, हम सैम्पल साइज देखते हैं, अपनी सैम्पल पॉपुलेशन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्दर उसको नैरो डाउन करते जाते हैं अपने टॉपिक को, कि हमने आर्थराइटिस जो देखना है वो विटामिन डी की कमी की वजह से देखना है, या हमने कॉलीकैल्सिफेरॉल की वजह से देखना है, या हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से देखना है, और हमने नैरो डाउन कर दिया। फिर हमने अपने उस नैरो किए हुए टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या करते हैं, हम रिजल्ट निकालते हैं या कंक्लूजन निकालते हैं। यानी कि हमने स्टार्ट में एक ब्रॉड टॉपिक लिया, ठीक है, एक ह्यूज टॉपिक लिया, और उस ह्यूज टॉपिक पे हमने एकदम से हम उसको जंप नहीं करके, बल्कि हमने आहिस्ता आहिस्ता पहले रिसर्च क्वेश्चन बनाया, फिर उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया, फिर उस रिसर्च क्वेश्चन को नैरो डाउन किया, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, कंक्लूजन ड्रा किया। ये देखें, क्वालिटेटिव रिसर्च अगर इंडक्टिव अप्रोच है, तो इंडक्टिव अप्रोच जैसे कि हमें पता है स्पेसिफिक नैरो रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, स्पेसिफिक होता है और नैरो रिसर्च क्वेश्चन होता है। हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ब्रॉडर क्वेश्चन आता है, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और एक इमर्जेंट डाटा आ जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन यही है जो मैंने आपको बता दिए कि हम क्या करते हैं, कि हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमने चीज़ों को नैरो डाउन करना है। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम चीज़ें जो है वो नैरो डाउन होंगी तो ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। अगर चीज़ें नैरो डाउन नहीं होंगी तो कंक्लूजन नहीं आएगा। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में आ जाता है आपके पास ट्राईएंगुलेशन। नाम से देखें, methods to enhance the validity and reliability of the qualitative research। ये वो मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों हम इन्हेंस करते हैं किसी भी रिसर्च की। यानी कि उसकी वैलिडिटी, उसकी डबल चेकिंग और उसकी रिलायबिलिटी, दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं। इन्हेंसेस एक्यूरेसी ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि वो रिसर्च जो की गई है वो कितनी एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी को भी हम इंटरप्रेट कर लेते हैं। नंबर 3 जो है वो कंफर्म दैट द डाटा कलेक्टेड इज नॉट ड्यू टू चांस और सर्कमस्टांसेस। और तीसरा ये कि ट्रायंगुलेशन हमें ये भी बताती है कि एकदम से नहीं, बाय चांस 10 रास्ते में जाते हुए हमें कोई डाटा मिल गया, हमने उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर हमने क्वालिटेटिव स्टडी लिख दी, नो। बल्कि ट्रायंगुलेशन ये बताती है कि पूरा पीछे एक प्लान था, एक एफर्ट की गई है, एक चांस बना, सर्कमस्टांसेस उस तरह से बने, ठीक है, और फिर इस तरह से काम को किया गया। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए, यानी वैलिडेशन, रिलायबिलिटी और एक्चुअल कंडीशन के अंदर जो है वो डाटा को हासिल करना और उस पर स्टडी करना जो है वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है ट्रायंगुलेशन। आगे आ जाता है, मिसाल को देता है
क्वालिटेटिव रिसर्च ब्रांच ट्रायंगुलेशन की कलेक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, मतलब हम समटाइम मल्टीपल सोर्सेज देखते हैं, लेकिन ट्रायंगुलेशन में माई इंटरव्यू टीचर्स प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स, मतलब आपके जो इंटरव्यू टीचर्स हैं वो कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, सही है। कलेक्ट डाटा इन ए मल्टीपल वेज फ्रॉम सब्जेक्ट्स, अब जब सब्जेक्ट से लेते हैं तो मे इंटरव्यू एंड ऑब्जर्व स्टूडेंट, सब्जेक्ट में क्या जा सकता है, सब्जेक्ट में बच्चे आ जाएंगे ना आपके पास, स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनसे आपने डेटा लेना है, ठीक है। कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इन मल्टीपल वेज फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट, और इसके अलावा आप क्या करते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को आप कलेक्ट करते हो इन मल्टीपल वेज फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट से। उसके बाद मे रिव्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू टीचर्स, ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, ठीक है। आप क्या करते हो, रिव्यू करते हो, रिकॉर्ड करते हो, इंटरव्यू करते हो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, ये सारी चीज़ें जो है वो आप रिव्यू करते हो, और रिव्यू करने के बाद आपको पता चलता है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे ये कहते हैं, कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा इन मल्टीपल वेज फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट, हम मल्टीपल सब्जेक्ट से अगर ले रहे हैं जिसमें आपके स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, आपका रिकॉर्ड भी स्टूडेंट रिकॉर्ड आ जाता है, इंटरव्यू टीचर्स आ जाते हैं एंड स्टूडेंट्स ऑब्जर्वरशिप आ जाती है, तो ये सारे के सारे आपकी ट्रायंगुलेशन में आ जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की अगर बात करें तो ट्रायंगुलेशन है, मल्टीपल डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज है, काइंड ऑफ डेटा, जैसे डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज, उसमें मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा भी आ जाता है और सोर्सेज भी आ जाते हैं, मतलब एक पूरी की पूरी ट्रायंगुलेशन है। ट्रायंगुलेशन यही है ना कि आपने वैलिडेट करना है, उसको रीचेक करना है, वैलिडेशन करनी है और उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करना है। क्या एम्स होते हैं आपके ट्रायंगुलेशन के? एम्स टू अंडरस्टैंड मीनिंग, इंटरप्रिटेशन इन ए पर्टिकुलर सेटिंग, सिचुएशन एंड कंडीशन, ठीक है। मिसाल के तौर पे हर क्वालिटेटिव स्टडी के लिए एक अपनी सेटिंग होती है, अपनी सिचुएशन होता है, अपना रिसर्च क्वेश्चन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप चीज़ों को इंटरप्रेट करते हो तो उसको हम कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है स्टडी की। रिग्रेस एंड सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन, ठीक है, रिग्रेस और सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन होती है एंड एनालिसिस ऑफन कॉन्करेंटली, और आपका जो एनालिसिस है वो कॉन्करेंटली होता है। डाटा रिच इन डिस्क्रिप्शन, डेटा जो होता है वो रिच इन डिस्क्रिप्शन होता है। कॉन्सेप्ट ड्राइव फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ, और हम कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ड्राइव करते हैं डेटा से इटसेल्फ। नेक्स्ट है एम्स टू एक्सप्लोर एंड कम्युनिकेट हाइपोथेसिस जनरेशन, फिर हम हाइपोथेसिस जनरेशन देखते हैं। नीड फॉर द रिफ्लेक्सिव अकाउंट, टेल हाउ द स्टडी वाज डन, जैसे आप अपना रिफ्लेक्टिव लॉग लिखते हो इस तरह से आप हर चीज़ अपना एक अकाउंट में रिफ्लेक्सिव अकाउंट बनाते हो और आप बताते हो कि सारी की सारी स्टडी जो है वो किस तरह से की गई और किस बेस पे की। नीड फॉर ट्राई एंगुलेशन, मल्टीपल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और मल्टीपल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। मजीद आ जाते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इसके। क्वालिटेटिव स्टडी के क्लास क्या क्या चैलेंज हैं, चलें आप बताएं। इस स्लाइड को मैं हाइड कर देती हूँ, आप बताएंगे क्वालिटेटिव स्टडी के चैलेंजेस क्या क्या हैं।
क्वालिटेटिव स्टडी के चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या क्लास सो रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन होके साथ में सो जाते हो? आंसर करो, अटेंडेंस तो उसी की लगेगी कि जो पार्टिसिपेट करेगा। अगर नहीं समझ आ रहा होता तो उस टाइम पूछो ना कि क्या समझ नहीं आ रहा, व्हाट आर चैलेंजेस। जूलियस ने बताया टाइम कंज्यूमिंग, और इसके अलावा और बताएं, सहर, सादिया, लुबना, और क्या क्या ग्राउंड रियलिटीज है इसके चैलेंजेस में। बस जो जवाब दे रहा है उसकी अटेंडेंस में मार्क कर रही हूँ। फाइंडिंग्स क्या इफरा, ये इतना रेडीमेड और इमरजेंसी का सवाल है, इमरजेंसी में ड्यूटी है तुम्हारी? अच्छा, सादिया ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताया, आंसर बायस। सादिया, बायसनेस कैसे आती है, शाबाश बताएं। अब तुमने पॉइंट रेज किया, अब तुमने इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है ये भी बता दो हमें। हाउ बायसनेस अकर? बायसनेस कैसे आती है? शाबाश। डेटा इंटरप्रिटेशन। हाँ जी, शहर किधर है? लुकना, प्रूफ तो हमने क्वांटिटेटिव में भी करना होता है, बगैर प्रूफ के तो हम रिसर्च कर ही नहीं सकते। प्लीज यूज रेलिवेंट आंसर। बताइए। हाँ जी शहर, क्या कहती हैं आप? हम्म, सेम लोगों के व्यूज में कहीं ना कहीं सादिया फिर भी फर्क होता है, चाहे 19-20 का हो। मुश्किल है कि कभी भी दो लोग जो है वो एक ही पॉइंट पे बात करें। मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं इस बारे में, चैलेंजेस क्या क्या है आपकी नज़र में, चैलेंजेस क्या है? अगर आप एज ए रिसर्चर, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप एज ए रिसर्चर किस तरह का डिज़ाइन की स्टडी करना पसंद करेंगे, आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हाँ जी सादिया, सहर, अरूज, आप पर्सनली किस तरह की स्टडी को जो है वो लाइक करने करने करेंगे कि हम इस तरह की स्टडी को जो है वो लाइक करते हैं, क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, या फिर मिक्स मेथड होनी चाहिए? पर्सनली आप किस तरह की स्टडी को जो है वो प्रेफर करेंगे, वो बताएं। क्योंकि इसमें हमें पता है कि हाई स्टैंडर्ड एनालिसिस भी हमें चाहिए, ठीक है, हमारे रिजल्ट्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जी, जूलियस ने कहा है कि जी क्वालिटेटिव डाटा स्टडी। जी, वाई सादिया मिक्स मेथड स्टडी, आप मिक्स मेथड को क्यों प्रेफर करेंगी, ये भी बता दें। साथ आपने अपनी जस्टिफिकेशन ज़रूर देनी है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के माइंड में क्या है, कि आप क्यों इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अपनी अपने आंसर की जस्टिफिकेशन देना।
वो सादिया मिक्स ही होती है जब हम पहले क्वालिटेटिव, वैसे नॉर्मली पहले क्वांटिटेटिव होती है और फिर क्वालिटेटिव होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाँ जी, जूलियस ने कहा था कि हम क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे, तो अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप क्वालिटेटिव करेंगे? मेरी क्लास नहीं है, आज है ही नहीं मेरा लेक्चर। हाँ जी बताइए क्लास। जो अपना जस्टिफाइड आंसर नहीं देगा मैं उसकी अटेंडेंस भी नहीं लगाऊंगी क्लास। हाँ जी आसमा, इसको बताएंगे व्हाई यू गो फॉर क्वालिटेटिव स्टडी। अब अगर आपने इसको ऑप्ट किया है तो क्वालिटेटिव में ऐसी क्या बात है कि आप क्वालिटेटिव करेंगे? चले बताएं। व्हाई यू गो फॉर क्वालिटेटिव स्टडी। और बाकी का कोई बाकी बच्चों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मेरे ख्याल से, किसी किस्म की भी कोई स्टडी कंडक्ट नहीं करना चाह रहे हो, या वो सिर्फ ऑनलाइन होके पास सोए हुए हैं? जिसने पार्टिसिपेट ना किया इस क्विज में, मैंने उस किसी की मैंने अटेंडेंस पूरे एक हफ्ते के लिए नहीं आप लोगों की लगानी। ओके गुड सादिया। सादिया कह रही है कि हम अपने आइडियाज को, डिस्कशंस को क्वालिटी वाइज देखेंगे, देन हम डाटा को लगे। यस, और नॉर्मली होता भी ऐसे ही है कि पहले हम उसकी क्वालिटी को एक्सेस करते हैं, क्वालिटी को एक्सेस करने के बाद हम किस पे जाते हैं, उसकी क्वांटिफिकेशन पे जाते हैं, क्वांटम नंबर पे जाते हैं, उसको हम न्यूमेरिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को। हाँ जी, जूलियस कह रहा है कि क्वालिटेटिव डाटा स्टडी। हाँ जी, आप अपनी जस्टिफिकेशन दें जूलियस कि आप क्यों क्वालिटेटिव डाटा स्टडी की तरफ जाएंगे। चेक द क्वालिटी ऑफ द लिविंग लाइफ साइकिल, लिविंग लाइफ स्टाइल। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ इसके ड्रॉबैक देखते हुए कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, मनी मेकिंग है, मतलब ये चीज़ें देखते हुए भी आप इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, इसको ऑप्ट करना चाहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें हमारी एनर्जी चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, मैन पावर चाहिए, ये चीज़ें देखते हुए भी आप इस क्वालिटेटिव की तरफ ही जाना चाहोगे? हाँ जी ड्यूलियस बताएं। जी आसमा कहती हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, गुड। चैलेंजेस को हम देख लेते हैं कि इसमें चैलेंजेस जो है वो किस किस तरह के हम फेस कर सकते हैं। अब आप लोगों के आंसर आपको मिल जाएंगे। कोई बात आ जाती है कि क्वालिटेटिव हमेशा हमें स्मॉल स्केल पे करनी पड़ती है। स्मॉल स्केल से मुराद क्या है कि हमारे जो सैंपल साइज होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि हमने हर बंदे का जो है वो एक्सपीरियंस दूसरे से डिफरेंट होता है किसी खास फिनोमेना के लिए। तो दिस इज द रीज़न कि हमेशा ये स्टडी जो होती है वो स्मॉल स्केल पे की जाती है। ठीक है, साथ में आपने जस्टिफिकेशन भी देनी है लुबना अपनी कि आप क्यों इस ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। उसके बाद नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है। सैंपल इतना छोटा होता है कि हम उसको होल पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते हैं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है। ठीक है, इस वजह से जनरलाइजेबिलिटी करने में हमें डिफिकल्टी आती है, हम लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर उसके रिजल्ट्स को नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, फिर बायसनेस आ जाती है। बायसनेस से क्या मुराद है कि हम लोग
जो है वो एक तरफ ज़्यादा फेवरेटिज्म का शिकार हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि हाँ भाई विटामिन डी लेने से या धूप में बैठने से जो है वो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हमारी जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको फ़र्क पड़ता है। तो इस सूरत हाल की बिना पर अगर हम स्टडी का पार्ट बन भी जाए तो हो सकता है कि हम उस तरह से उसके अंदर पार्टिसिपेट ना कर सकें क्योंकि हमारे जहन में एक बायसनेस चल रही होती है। एक्सेस टू सैम्पल्स, इस तरह के लोग जो क्वालिटेटिव में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उनको एक्सेस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि विलिंगली उस रिसर्च का पार्ट बनना चाह रहे होते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव जो है वो इज़ नॉट अ ईजी जॉब, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब हमारे पास पॉपुलेशन जो होती है वो स्पेशल पॉपुलेशन यूजुअली होती है। दूसरा ये कि टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है हमें इसके अंदर, मतलब हमें एम्पल ऑफ टाइम चाहिए होता है कि हम एक पेशेंट है या एक केस है तो उसके फॉलोअप के लिए हम कई दिन लगा दें, कई महीने लगा दें उसका रिजल्ट आते आते, क्योंकि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस की स्टडी कर रहे हैं ना। हम कौन सा कोई लैब टेस्ट कर रहे हैं कि जिसकी रिपोर्ट हमें 4 घंटे बाद मिल जानी है, 5 घंटे बाद मिल जानी है या 6 घंटे बाद मिल जानी है। तो वी आर स्टडिंग ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि जिसका रिजल्ट लोगों की मेंटेलिटी, लोगों का इनर समझने में हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इसलिए इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, हम किसी भी नतीजे पे ऑल ऑफ सडन जो है वो नहीं पहुंच सकते। सेकेंड है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में मसला आता है, डिटेल स्टडी होती है, एनालिसिस इसका इन डेप्थ होता है, लिहाजा रिकॉर्ड कीपिंग में भी इशू आता है। उसके बाद डाटा रिडक्शन, डाटा रिडक्शन आ जाता है फिर, मतलब डेटा जो होता है वो आपके पास, मैंने पहले भी बताया कि हम जनरलाइजेबिलिटी नहीं कर सकते, डेटा इसका जो है वो स्लोली ग्रेजुअली कम होता जाता है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल स्केल स्टडी है ये थे इसके ऑल अबाउट यू कैन से चैलेंजेस, रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिसर्च, ठीक है। और क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो भी जानता है और रिसर्च जो कर रहा होता है वो भी जान रहा होता है, जिस पे हो रही होती है वो भी जान रहा होता है। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी से मुराद क्या है कि मतलब खुद रिसर्चर जो है वो उस रिसर्च का पार्ट बना हुआ होता है। रिलायबिलिटी आ जाती है, वेरिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग लार्ज पॉपुलेशन, और लार्ज पॉपुलेशन पे स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो ये है आपके पास दूसरा ऑप्शन जो कि कुछ आपके स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया, मिक्स्ड मेथड, यानी कि पहले क्वालिटेटिव देन क्वांटिटेटिव, बिफोर क्वांटिटेटिव जो है वो क्वालिटेटिव होती है। टू डिवेलप हाइपोथेसिस, पहले हम क्या करते हैं, अपना कोई जो भी रिसर्च क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस है, उसको बनाते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हैं एंड देन डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद अलॉन्ग साइड क्वान्टिटेटिव में हम एक्सप्लेन हर चीज़ को करते हैं, हर वेरिएबल को, ठीक है, हर वेरिएबल के साथ साथ उसके हर यूनिट को, फिर उसको हम एल्यूमिनेट करते हैं, यानी उसको जाहिर करते हैं, रिजल्ट्स बताते हैं, और फिर क्वालिफाई करते हैं और इलस्ट्रेट करते हैं। आफ्टर क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आर अवेलेबल, अब आपके पास क्वांटिफिकेशन के बाद रिजल्ट्स आ गए, डिफरेंट बार की सूरत में, ग्राफ की सूरत में, चार्ट्स की सूरत में। तो मिक्स मेथड में आप क्या करते हो, फॉलोअप करते हो सब ग्रुप्स ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्लोर करते हो आप लोग, रिलेशनशिप एलिमिनेट करते हो अपने डिसीजंस प्रोसेस को, यानी कि जो कुछ भी आपने क्वांटिटेटिव के अंदर आपको नज़र आ रहा होता है उसकी बिना पे जो भी आपने रिजल्ट्स निकाले होते हैं वाया क्वांटिफिकेशन, जो भी आपने स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर जो जो भी फार्मूलाज अप्लाई किए होते हैं, इधर आपने बार ग्राफ बनाया होता है, बार चार्ट बनाया होता है, पाई ग्राफ बनाया होता है, फिर आप नेक्स्ट जो आपका पार्ट होता है वो क्वालिटेटिव का आ जाता है, क्वांटिटेटिव का आ जाता है। फिर आप उसको क्या करते हो, फर्दर उसके लिए उसको प्रोसीड करते हो ताकि बाकी सारी चीज़ों को भी आप उसके अंदर स्टडी बना दो। और इसमें इसी मिक्स मेथड इसी वजह से कहा जाता है कि अच्छा हाफ पार्ट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, जो कि फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट करने के बाद सेकंड पे जाना होता है ताकि आप उसको जो है वो क्वालिटी वाइज भी जज कर सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च आपका सेशन। आप मुझे अपनी अटेंडेंस लगवाएं ताकि मुझे पता चले, इसको आप डिटेल में पढ़ें, कोई इससे रिलेटेड मसला हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। अब इज़ देयर एनी क्वेश्चन, अभी तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, ट्रायंगुलेशन वगैरह, बायसनेस, इसकी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पूछें मुझसे।
Yes, sure, please. Okay, class, take your time.